गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम 24/7 स्टडी पॉइंट। चल रहा है आपका हिस्ट्री में आपने 3 लेक्चर देख लिए हैं। लेक्चर नंबर 14 ये है, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हम देख चुके थे जो विभिन्न स्थान से उनकी खुदाई किसने की थी, किस सन में की गई थी और वहां से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि RH-37 नामक कब्रिस्तान कहाँ मिला था, तो वो आपका RH-37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला था। तांबे का भंडार कहाँ मिला था, तो तांबे का भंडार आपका मोहनजोदाड़ो में मिला था, ठीक है। रोपड़ से क्या मिला था, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ नामक स्थान की जो खोज की थी वो आपकी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, और वहां पे मिला था आपको कुत्तों के साथ इंसान की लाश को दफनाया गया था, यानी कुत्तों के साथ इंसान की लाश को दफनाया गया था। ऐसी चीजें हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी, ठीक है। वही कालीबंगा से बीपी कालीबंगा बीबी लाल ने जिसकी खोज की थी, कालीबंगा से क्या मिला था कि जुता हुआ खेत मिला था और हल मिला था। जहां जुता हुआ खेत होगा वहीं हल होगा, ठीक है, और यज्ञ का सामान मिला था, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए धौलावीरा की, तो धौलावीरा सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्र के मामले में, सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्र के मामले। एक तो होता है कि क्षेत्रवाइज कितना एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है। क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा शहर था तो वो धौलावीरा था, लेकिन अगर अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा शहर था आबादी के मामले में, तो वो आपका मोहनजोदाड़ो था, ठीक है। रंगपुर में क्या मिला था, तो रंगपुर में धान की भूसी मिली थी। रंगपुर में क्या मिला था, धान की भूसी प्राप्त हुई थी, ठीक है। रंगपुर से क्या मिला था, धान की भूसी प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से क्या है, तो आपका यज्ञ का सामान और हल, जुता हुआ खेत और चूड़ी वगैरह यहाँ से मिली थी, ठीक है। लोथल लोथल क्या था, लोथल बंदरगाह था, और लोथल से ही क्या है, फारस जो सभ्यता थी, वर्तमान में ईरान है, जहाँ पे फारस की सभ्यता थी, वहीं की वहां की क्या मिली है, एक मोहर मिली है यहाँ पे, यानी कालीबंगा में मोहर मिली है, क्योंकि यहीं से क्या है, लोथल से क्या होता था, आपका बंदरगाह था, ठीक है। विदेशी व्यापार यहीं से होते थे, फारस की मोहर यहीं से मिली। अब देखते हैं इनकी बेसिक जानकारी, ठीक है। तो जैसे अपना इंडिया है, अभी के वर्तमान समय में इंडिया है, तो इसका एक चिन्ह है अशोक का स्तंभ, अशोक का चिन्ह, ठीक है। 5 सिर वाला, 4 सिर वाला जो अशोक का चिन्ह है, उस वो अभी हमारा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। तो उस समय की जो सभ्यता थी, उस समय की जो सिविलाइजेशन थी, उसकी उसका भी तो कोई एक चिन्ह होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से उस समय का, यानी इंडस वैली, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक चिन्ह था, जिसको एक सींग वाला जानवर था, जिसका चिन्ह क्या था, एक सींग वाला जानवर। हालांकि उसका अभी भी ये तथ्य नहीं खोज पाया है कि वो एक सींग वाला जानवर कौन था, किसको वो मानते थे, जो वर्तमान समय में अभी प्रेजेंट नहीं है, एक सींग वाला जानवर। जैसे कि अगर बात की जाए, क्या चल के रहा है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या था, चिन्ह क्या था, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर। वर्तमान समय में गैंडा एक सींग वाला जानवर है, वर्तमान समय जो अभी हमारा चल रहा है, प्रेजेंट टाइम है, तो उसमें एक सींग वाला जानवर गैंडा है। लेकिन उसके हिसाब से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है। एक सींग वाला जानवर तो प्रतीत हुआ है, लेकिन यह प्रतीत नहीं हुआ है कि वो गैंडा भी हो सकता है, ठीक है। और गाय के पालने के सबूत यहाँ नहीं मिले हैं कि यहाँ पे गाय भी पाली जाती थी, गाय के सबूत नहीं मिले। उस जगह पे किसके मिले, एक सींग वाले जानवर का सबूत मिला है, ठीक है। शायद उस समय गाय का प्रचलन उतना नहीं होगा जितना एक सींग वाले जानवर का होगा, ठीक है। तो मोहर मोहर किसकी होती थी, यानी मोहर की बात करें, मोहर किसकी होती थी, सेल खड़िया की, सेल खड़िया। ये सेल खड़िया एक पत्थर होता है जो मिट्टी से थोड़ा हार्ड होता है। सेल खड़िया एक पत्थर होता है, पत्थर नुमाई होता है, जो मिट्टी होती है, लेकिन ये सूखने पर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, इसको हम सेल खड़िया बोलते हैं। तो मोहर किसकी होती थी, सेल खड़िया की। मोहर किसकी होती थी, सेल खड़िया की। सिक्के किसके होते थे आपके, सिक्का, तो सिक्का आपका होता था मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी का सिक्का, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी,
उसमें सिक्के किसके होते थे? मिट्टी के। इनको हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। यानी मिट्टी से बनी हुई चीजों को हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। मिट्टी से बनी हुई चीजों को हम क्या बोलते हैं? जब मिट्टी होती है, मिट्टी को पका दिया जाता है तो उससे बनी हुई चीजों को हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा। तो सिक्के किसके होते थे? टेराकोटा। टेराकोटा यानी मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी तलवार नहीं मिली है, तो सोच सकते हैं कि तलवार जब नहीं मिली है तो युद्ध प्रिय भी नहीं है, यानी युद्ध में इनकी खास दिलचस्पी नहीं रही होगी, तभी वहां से कोई नुकीली चीज ज्यादा बरामद नहीं हुई है। अगर तलवार बरामद होती तो देखा जाता कि भाई तलवार से क्या एक दूसरे को मार काट के ये खत्म हो गई होगी। हालांकि ये सारे जो चीजें मिल रही हैं तो उनसे क्या है, उस समय की जानकारी हो जाती है। जैसे कि मान लो सेल खड़िया मोहर मिली तो हमने कार्बन डेटिंग से उसको पाया ये किस काल की है, किस समय की है, और उस समय पे कौन सी सभ्यता चल रही थी, कौन सा काल चल रहा था, ये आराम से डिफाइन हो जाती है। ठीक है। तो मिट्टी का सिक्का, इसकी भी कार्बन डेटिंग जब की गई तो पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही हो सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही हो सकता है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा बोलते हैं। इनकी इनकी जो लिखने लिखने की जो रुचि थी, यानी लिखना तो ये ऐसा लिखा गया है, पढ़ा नहीं गया है, तो लिखना कैसा था इनका? लिखना लिखना कैसा था इनका? भाव भाव चित्रात्मक। ठीक है। भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है कि एक चित्र बना दिया होता है और उससे ही उसका भाव झलक रहा होता है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए हमने एक चित्र बना दिया हाथ मोड़े हुए ऐसी मुद्रा में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? ये नमस्कार कर रहा होगा। लेकिन वहां पे हमने ये अंदाजा लगा लिया नमस्कार कर रहा होगा, लेकिन उस समय लिखा तो नहीं गया कि ये नमस्कार कर रहा है, लेकिन हमने चित्र बना दिया इस प्रकार से, तो लगेगा कि हाँ ये क्या है? भाव चित्रात्मक इसी को बोलते हैं। जैसे अपने एक दो के बच्चे होते हैं, उनमें क्या है? शेप बहुत बड़ा बना दिया जाता है और नीचे लिख दिया जाता है छोटे छोटे अक्षरों में एप्पल। तो वो क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं, जो बुक्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? भाव चित्रात्मक होती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो बुक होती है वो कैसी होती है? भाव चित्रात्मक, जिससे वो अंदाजा लगा सके कि ये क्या चीज है। ठीक है। क्या चीज है। इनकी अर्थव्यवस्था अगर देखी जाए तो पूरी कृषि पर डिपेंड थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बंदरगाह वगैरह मिले हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था इनका? विदेशी व्यापार होगा। जैसे कि फारस की मोहर मिली है तो हो सकता है कि विदेश से व्यापार होता हो, अपनी चीजें देती हो, उनसे खरीदते हो। तो मुख्य आधार क्या था? व्यापार और कृषि। मुख्य आधार क्या है? व्यापार और कृषि। व्यापार और कृषि। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में आपका मृतकों का टीला मिला है। मृतकों का टीला मिला है। बहुत हड्डियां एक ही जगह मिली है, जिसे हम बोल सकते हैं कि मृतकों का टीला। तांबे का बहुत बड़ा भंडार मिला है। अब देखो, तांबे की खोज यहाँ तक होगी, लेकिन यहाँ तक के जो इंसान थे, हमने पुरापाषाण काल देखा, नवपाषाण काल देखा, मध्य पाषाण काल देखा, उन सब में क्या है कि विभिन्न औजारों का प्रयोग किया गया, लेकिन अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई है। अब यहाँ तांबे की खोज होगी, तांबे का विशाल भंडार मिला है, तो हम कह सकते हैं कि तांबे की खोज हो गई। लेकिन लोहे की खोज आगे जाके हुई थी। लोहे की खोज आपकी आगे जाकर हुई, वैदिक काल में जाकर हुई थी। ठीक है। वैदिक काल में हुई थी। तो देखो ये क्या है? चिन्ह क्या था इनका? एक सींग वाला जानवर। चिन्ह क्या था? एक सींग वाला जानवर। सिक्के किसके होते थे? तो मिट्टी यानी टेराकोटा के होते थे। मोहर किसकी होती थी? सैलखड़िया की। लिखना इनका कैसा था? भाव चित्रात्मक। लिखना कैसा था इनका? भाव चित्रात्मक। अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी? टोटल अर्थव्यवस्था जो थी वो व्यापार और कृषि पर डिपेंड थी। व्यापार और कृषि पर डिपेंड थी। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मेरी पूरी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमको किधर जाना है। तो मैंने शुरुआत में जब पहला लेक्चर आपको लिया था, पहला लेक्चर लिया था, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा। इतिहास को कितने? 3 भागों में बांटा गया था। इतिहास को कितने भागों में बांटा था? 3
भागों में बांटा था, यानी प्राक ऐतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है। तो हमको इतिहास पढ़ने की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्राक ऐतिहासिक से एक तो मिलती है, जिसमें आपके प्राक ऐतिहासिक में क्या है, ये लिखित था, ये पढ़ा नहीं गया, लिखित था ये। ना तो प्राक ऐतिहासिक हमको लिखित मिला है, यानी ना तो ये लिखित मिला है, ना तो इसका कोई लिखित स्रोत है, और ना ही ये पढ़ा जा सका है, ना ही ये पढ़ा जगह है, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जब आती है तो यहाँ पे क्या है, लिखित तो है, लिखित तो है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन जब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं तो यहाँ पे लिखित भी है और उनको हमने पढ़ा भी है, उनको हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिखित भी है, लिखित भी है और पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। तो हमने प्राक ऐतिहासिक देख लिया, हमने आद्य ऐतिहासिक देख लिया, ठीक है। इसमें बीच बीच में कुछ जो सभ्यताएं और हैं सिंधु घाटी सभ्यताएं जैसी, जैसे कि पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम ऐतिहासिक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे पहले क्या है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सभ्यता वर्तमान कहाँ पे है, ईरान में, वर्तमान का जो अभी ईरान है, तो वहीं पर ये सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं पर फली फूली थी। और ये लगभग कितनी थी, तो ये 10,000 से 10,000 वर्ष पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, लगभग आज से 10,000 साल पुरानी है, ठीक है। इसमें प्रमुख 4 सभ्यताएं थी, ये 4 सभ्यताओं से, ये प्रमुख 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी थी। पहली थी आपकी पहली क्या थी आपकी, पहली थी सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सभ्यता, ठीक है। दूसरी कौन थी, असीरियन सभ्यता, दूसरी कौन सी थी, असीरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, ठीक है। तीसरी थी आपकी बेबीलोन की सभ्यता, तीसरी कौन सी थी, बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सभ्यता। और चौथी कौन सी थी आपकी, देखो सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोन और कैंड्रिया की सभ्यता। चौथी कौन सी थी आपकी, कैंड्रिया, चौथी कौन सी थी, कैंड्रिया। तो ये मुख्य रूप से 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी थी। मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल इतना होगा, माना मैंने कि इतना क्षेत्रफल था, तो ये कितनी 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी थी। ये कैसे 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी थी, एक सभ्यता, यानी इसको ज्वाइंट में हम क्या बोलते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और जो सुमेरियन सभ्यता है, इसी को माना जाता है, हालांकि ऐसा तथ्य तो नहीं है, लेकिन इसी को माना जाता है कि शायद सुमेरियन सभ्यता से ही इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की विकास हुआ था, सुमेरियन सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ये आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये पश्चिम में थी, इसीलिए इसे पश्चिमी सभ्यता भी बोलते हैं, पश्चिमी सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। बेबीलोन, बेबीलोन में क्या है, झूलता हुआ बगीचा है, झूलता हुआ, हालांकि उसकी डिजाइन ऐसी है कि वो झूलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, झूलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे क्या है, झूलता बगीचा, झूलता बगीचा, ठीक है। और क्या है, यहीं पे आपके सिकंदर की कब्र है, यानी सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, यहीं थी, और यहीं पे उसकी क्या है, कब्र है, सिकंदर की कब्र ही है। उसका घोड़ा था बुक्के फराल, बुक्के फराल, ठीक है, बुक्के फराल की भी कब्र यही है, कब्र यही है। सिकंदर की मृत्यु के समय उसके घोड़े बुक्के फराल ने भी जान देती थी, इसीलिए उसकी भी कब्र कहाँ है, तो बेबीलोन में ही। अभी का जो बेबीलोन है, ईरान है, वहां बेबीलोन एक शहर है, वहां पे इसकी कब्र अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कितनी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी, 4 सभ्यताओं से, कैंड्रिया की सभ्यता, असीरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता और सुमेरियन की सभ्यता। तो ये मुख्य रूप से 4 सभ्यताओं से मिलकर एक बनी थी, जिसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये लगभग कितनी पुरानी है, तो ये 10,000 वर्ष पुरानी है, और ये 2 नदियों के बीच में थी, ये 2 नदियों के बीच में थी,
यूक्रेटस और टिग्रिस, टिग्रिस, ठीक है, जिनको दजला फरात भी बोलते हैं। ये किन दो नदियों के बीच थी? तो यूक्रेटस और टिग्रिस, यूक्रेटस और टिग्रिस, ये किन सभ्यताओं के बीच थी? यूक्रेटस और टिग्रिस। ये किन दो सभ्यता, किन दो नदियों के बीच थी? यूक्रेटस और टिग्रिस, यूक्रेटस और टिग्रिस। ये सभ्यता कितनी पुरानी है? लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। ये कितनी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी? तो ये 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी थी। सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और कैंड्रिया की सभ्यता। तो इनको जब हम विश्व हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब इनको आराम से सारी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी बस होनी चाहिए, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितनी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी? तो 4 सभ्यताओं से। कैंड्रिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरियन सभ्यता और सुमेरियन की सभ्यता। जिसमें पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम में कौन सी सभ्यता थी? तो आपकी सुमेरियन सभ्यता थी, ठीक है। ये किन दो नदियों के बीच है? तो यूफ्रेटस और टिग्रिस के बीच ये क्षेत्र विस्तृत था, ठीक है। ये क्षेत्र कहाँ विस्तृत था? तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच विस्तृत था, ठीक है। मिस्र की सभ्यता, सेकंड नंबर पे हम क्या देखेंगे? मिस्र की सभ्यता, सभ्यता, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता कहाँ पे थी? मिस्र की सभ्यता आपकी मिस्र क्षेत्र के आसपास थी। मिस्र की सभ्यता कहाँ थी आपकी? मिस्र के, अभी जो वर्तमान में इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन वगैरह है, लाल सागर है, वहीं पर आपकी क्या थी? मिस्र की सभ्यता थी। वर्तमान में ये मिस्र गणराज्य के नाम से जाना जाता है। वहीं पर ये सभ्यता फली फूली, ठीक है। ये लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि वो 2500 बीसी थी और ये कितना 2100 बीसी। तो ये कितनी थी? लगभग 21 बीसी थी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो देखो मिस्र की सभ्यता, मिस्र में सबसे बड़े, अभी आप देखोगे गीजा में जाके तो वहां पे बहुत बड़े बड़े पिरामिड है। वहां पे कैसे हैं? पिरामिड में, जैसे कि पिरामिड की शेप कुछ इस प्रकार की होती है, पिरामिड की शेप कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे ये बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बनाया जाता है। ये बहुत बड़े बड़े, एक एक पत्थर का वजन अगर देखा जाए तो 20-20 टन के आसपास है, 20-20 टन के आसपास है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े पत्थरों को एक पत्थर के ऊपर रख के दूसरे पत्थर के ऊपर रख के ऐसे बनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के पिरामिड होते हैं। उनका मानना ये है, और उसमें क्या है, उन पिरामिडों में क्या है, ये मम्मी को रखते हैं। मम्मी का मतलब होता है कि इंसान जो मर जाता है उसके, इन्होंने क्या रसायन विज्ञान का विकास करके एक ऐसे पदार्थ बना दिए थे जिससे कि लाश पे लगाने के बाद जो इंसान मर जाता है उसके ऊपर लगाने से वो बहुत जल्दी नहीं सड़ती थी, बहुत जल्दी नहीं सड़ती थी। इन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए, यानी रसायन विज्ञान का जनक भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? रसायन विज्ञान का जनक, ठीक है। रसायन विज्ञान का जनक, ठीक है। रसायन विज्ञान, इनके इन्होंने क्या है, रसायन विज्ञान की खोज की थी। और उन्हीं के प्रयोग से इन्होंने क्या है, मम्मी बनाना सीखा। मम्मी, मम्मी क्या है कि मान लीजिए लाश है और लाश के ऊपर इन्होंने पट्टी बांध के एक विशेष प्रकार का लेप लगा दिया, जो रसायन विज्ञान की सहायता से जो बनाते थे। उस लेप को उस लाश पे लगाने के बाद क्या है, लाश बहुत अधिक दिनों तक वो नहीं सड़ती थी, बहुत अधिक दिनों तक नहीं सड़ती थी, ठीक है। बहुत अधिक दिनों तक नहीं सड़ती थी, ठीक है। तो रसायन विज्ञान इन्हीं की देन है। और क्या है, आपकी मम्मी, मम्मी बनाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। मम्मी क्या होता है, जो इंसान मर जाता है उसकी लाश के ऊपर एक विशेष प्रकार का पदार्थ लगा के, विशेष प्रकार का पदार्थ लगा के वो बहुत दिनों में सड़ती है, तो वही क्या है, मम्मी कहलाती है। और जो पिरामिड है, जो पिरामिड है, उन पिरामिडों में ही ये उन लाशों को रखते थे। इनका मानना ये था कि अधिक समय में कुछ ऐसे हम आविष्कार कर लेंगे कि उस इंसान को हम पुनः जीवित कर सके। तो ये देवी देवताओं की क्या करते थे, पूजा करते थे। देवी देवताओं, ये देवी देवताओं को मानते थे। और इनका मानना ये भी था कि बहुत समय तक इन लाशों को रखने के बाद हम ऐसा आविष्कार कर लेंगे, ऐसा आविष्कार कर लेंगे कि इनको हम दोबारा पुनर्जीवित कर सकेंगे, इनको हम पुनर्जीवित कर सकेंगे, ठीक है। ये देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। और इन्हीं में जो पिरामिड हैं, जो पिरामिड जिस प्रकार के इन्होंने बनाए हैं, हालांकि ये
देखने वाली बात है कि उस समय, अभी देखा जाए तो एक अगर ट्रक लोगे तो 20-25 टन वजन ले जाता है, लेकिन उस समय एक बिल्कुल आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसी शेप में रखे गए हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी शेप में रखे गए हैं, त्रिकोणी शेप में बिल्कुल रखे गए हैं, और एक पत्थर के ऊपर बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। तो ये एक विषय है कि उस समय ना तो क्रेन थी ना कुछ और चीज थी, तो इतने ऊपर इन पत्थरों को कैसे ले जाया गया होगा। ठीक है, तो ये तो खैर उधर की बात है, पता नहीं कैसे ले जाया गया होगा, ये तो अभी विवाद है। ठीक है, तो ये क्या है, मम्मी का आविष्कार इन्होंने किया था, रसायन विज्ञान में के भी ये जानकार थे। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये कितनी थी, 21 BC के लगभग थी, यानी हम इन्हें बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। ठीक है, समकालीन, तो ये किससे थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन में ये सभ्यता थी। ठीक है, इसे भी सिकंदर ने नष्ट किया था, ये भी लगभग देखो, ये भी यहीं पे आके, ये काफी यानी सबसे लंबी अगर चली है कोई सभ्यता तो वो आपकी कौन सी है, तो यही है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये बहुत लंबे समय तक चली थी। अब देखो यहाँ पे इसको भी सिकंदर ने नष्ट किया था, और इसको भी सिकंदर ने नष्ट किया था। ठीक है, तो नष्ट इसको भी किसने किया था, सिकंदर, सिकंदर ने इसको नष्ट किया था। ठीक है, तो सिकंदर ने कौन दो सभ्यताओं को नष्ट किया था, तो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को किसने नष्ट किया था, तो सिकंदर ने नष्ट किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं यूरोप की तरफ, यूरोप की तरफ, यूरोप में भी कुछ सभ्यताएं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यूरोप, ठीक है, तो यूरोप में जो पहली सभ्यता है, यूरोप में भी कई सभ्यताएं, यूरोप में भी कई सभ्यताएं हैं। ठीक है, तो यूरोप में सबसे पहली सभ्यता है वो आपकी है रोमन सभ्यता, रोमन सभ्यता, जहीं से रोमन अंक जो देखे हमने मैथमेटिक्स में, जो रोमन अंक है वो इन्हीं की देन है, तो यहीं से क्या है, रोमन सभ्यता, रोमन सभ्यता, रोमन सभ्यता, ये सबसे विकसित सभ्यता थी, ये सबसे विकसित सभ्यता थी। इसमें क्या है कि नगर नियोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, एक बढ़िया सी शेप में, यानी चौराहा दे दोगे तो बिल्कुल बिल्कुल आपका चौकोड़ी चौराहा मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा, बड़ा नियोजन तरीके से, यानी सुनियोजित तरीके से शहर बसाए गए थे। तो सबसे बढ़िया जो सभ्यता थी वो रोमन सभ्यता थी। इसमें क्या है, शहरों को एक बढ़िया ढंग से बनाया गया था, और बढ़िया ही तरीके से वहां पे जाम वाम न लगने की स्थिति के हिसाब से बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, नगर नियोजन बेहतर था, नगर नियोजन बेहतर बेहतर था। नगर नियोजन सबसे बेहतर किसमें था, तो वो आपके रोमन सभ्यता में था। नगर नियोजन सबसे बेहतर था तो वो किसमें था, आपका रोमन सभ्यता में था, रोमन सभ्यता में था। नगर नियोजन सबसे बढ़िया था तो वो किसमें था, आपका रोमन सभ्यता में था। ठीक है, रोमन सभ्यता में, और एक बढ़िया सी शेप में यहाँ पे सारे शहर बसाए गए थे, जो भी या घर थे उनके, या नालियां थी, या सड़कें थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इनको सजाया गया था। ठीक है, देखो इन्होंने संपूर्ण भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया था, इन्होंने संपूर्ण संपूर्ण भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया, इन्होंने संपूर्ण भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया और उसका विकास किया। देखो, जब जब हम किसी पे कब्जा करते हैं, जब हम किसी पे कब्जा करते हैं तो कुछ लालसा से करते हैं, और लालसा से करते तो कुछ अपने फायदे के लिए है। मान लो किसी पर हमने आक्रमण किया या किसी का, तो अपने फायदे के लिए किया, लेकिन जब हमारा जब हम उस पर कब्जा करते हैं किसी भी चीज पर, तो उसमें क्या है कि मान लो कब्जा करने के बाद हम उसकी बेहतरी के बारे में सोचते हैं। कुछ मान लीजिए खेत है आपका, ठीक है, दूसरे का खेत है, आपने उसको लिया, ठीक है, चाहे वो पहले से आपका था या आपने किसी से जोर जबरदस्ती लिया, तो उसमें जो भी खराबी या सही होंगे तो आप उसको क्या सही तरीके से
व्यवस्थित करोगे, यानी अपने हिसाब से व्यवस्थित करोगे। तो संपूर्ण भूमध्य सागर पे इन्होंने कब्जा कर लिया, और भूमध्य सागर का विकास सबसे ज्यादा किसी ने किया था, तो वो रोमन सभ्यता ने किया था। भूमध्य सागर का विकास, भूमध्य सागर का विकास अगर किसी सभ्यता में हुआ है तो रोमन सभ्यता की ही देन है कि भूमध्य सागर का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। इसका प्रमुख राजा था, रोमन सभ्यता का प्रमुख राजा जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर, इसका प्रमुख राजा कौन था? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, इसका प्रमुख राजा कौन था? जूलियस सीजर। इसका प्रमुख राजा कौन था? जूलियस सीजर और आगस्टक था। इसका प्रमुख राजा कौन थे? दो, यानी जूलियस सीजर और आगस्टक। अब देखो यहीं के पोप ग्रेगरी थे, पोप ग्रेगरी। इन्होंने क्या था? रोमन कैलेंडर चलाया था, रोमन कैलेंडर, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस हिसाब से हम इसे आज भी फॉलो करते हैं। इन्होंने इन्हीं के नाम पर इन्होंने रोमन कैलेंडर बनाया, जो जनवरी से लेके दिसंबर तक चलता है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो रहता है, वो इन्हीं की देन है। पोप ग्रेगरी ने ही रोमन कैलेंडर की शुरुआत की थी। यहीं से आपकी सन 1, 2, 3, अभी कितनी है? 2023, ठीक है, 2023 अभी चल रही है, तो यहीं से उनका स्टार्टिंग हुई है। और इन्होंने क्या किया कि जुलाई और अगस्त ये प्रमुख राजाओं के नाम पर रखा। जुलाई से इन्होंने क्या? जूलियर के नाम पे इन्होंने क्या रखी? जुलाई। और अगस्त के नाम पे क्या रखा? अगस्टक के नाम पे इन्होंने अगस्त। 2 महीने इन्होंने उसी में डाल दिए। जुलाई के जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई डाला, और अगस्टक के नाम पर इन्होंने अगस्त महीना डाला। ठीक है, तो रोमन कैलेंडर किसने चलाया था? तो पोप ग्रेगरी ने चलाया था, जिसमें अगस्त का महीना और जुलाई का महीना 2 प्रमुख राजाओं को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें जुलाई जूलियस सीजर से रिलेटेड है, और अगस्त आपका अगस्टक से रिलेटेड है। ठीक है, अगस्त किससे रिलेटेड है? तो अगस्टक से रिलेटेड है। ठीक है, अगस्टक से रिलेटेड है, अगस्टक से रिलेटेड है। और जूलियस सीजर को क्या है? इसी के खास मंत्रियों ने गद्दी पर मारा था। इसी के खास मंत्रियों ने इसको गद्दी पर मारा था। इसको किस पे मारा था? गद्दी पर मारा था। ठीक है, तो रोमन सभ्यता कैसी है? ये विकसित सभ्यता थी। सभी सभ्यताओं में ये कितनी थी? विकसित सभ्यता थी। इनका संपूर्ण भूमध्य सागर पर कब्जा इन्होंने कर लिया, और कब्जा करने के साथ साथ भूमध्य सागर का सबसे ज्यादा विकास किसी सभ्यता में हुआ, तो वो आपका रोमन सभ्यता में हुआ था। इनके प्रमुख राजा जूलियस सीजर और आगस्टक थे। जूलियस सीजर के नाम पर पोप ग्रेगरी ने एक कैलेंडर चलाया, जिसको रोमन कैलेंडर हम बोलते हैं, जो जुलाई से लेके अगस्त तक रहता है। जुलाई, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक जो आपका सन चलता है, वो पोप ग्रेगरी ने चलाया था, जिसको रोमन कैलेंडर बोलते हैं। इन्होंने उसमें 2 महीने जुलाई जूलियस सीजर के नाम पर, और अगस्त तक जो इसके प्रमुख राजा थे उनके नाम पर इन्होंने 2 महीनों के नाम को रखा। ठीक है, अगस्त किसके नाम पर रखा? अगस्त के नाम पर कौन सा महीना है? तो अगस्त है। जूलियस सीजर के नाम पे कौन सा महीना है? तो वो आपका जुलाई है। ठीक है, जुलाई है। और ये सभ्यता कितनी थी? 600 बीसी थी, लगभग 600 बीसी थी। इस समय हमारे यहाँ 600 बीसी में हमारे यहाँ क्या चल रहा था? देखो, हमारे यहाँ बौद्ध और जो धर्म था हमारे यहाँ वो चल रहा था, बौद्ध, और आपका कौन सा था? हमारे यहाँ पे इस समय अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितनी 600 बीसी चल रही है, और हमारे यहाँ पे वैदिक काल चल रहा था। इस समय हमारे यहाँ पे क्या चल रहा था? वैदिक काल चल रहा था। ठीक है, वेदों पुराणों ऐसी चीजों की, वेद वगैरह की रचनाएं वगैरह हो रही थी हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या चल रहा था इधर? ये किसके समकालीन थी? रोमन सभ्यता किसके कालीन थी? वैदिक कालीन। हमारे यहाँ जो वैदिक सभ्यता चल रही थी, वैदिक कालीन सभ्यता थी, उसके समकालीन थी। ठीक है, तो समकालीन किसके थी? ये समकालीन वैदिक
वैदिक काल के समकालीन थी, क्योंकि हमारे यहाँ यानी इंडिया भारत में उस समय भारत में क्या चल रहा था, वैदिक काल चल रहा था, और इधर यूरोप में क्या है, रोमन सभ्यता विकसित थी। ठीक है, एक होता है स्पार्टा की सभ्यता, सेकंड है यहाँ पे स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता ये लगभग कहाँ है, ग्रीस के आसपास के क्षेत्रों में है, ग्रीस के आसपास। ठीक है, ग्रीस जो देश है उसके आसपास के क्षेत्रों में ये सभ्यता बेसिकली ज्यादातर देखने को मिली। ठीक है, इसका प्रमुख राजा या सेनापति दोनों एक ही था, इसका राजा बोलो या सेनापति, क्योंकि राजा जब खुद एक सैनिक की भांति जब उन टुकड़ियों का नेतृत्व करने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राजा और सेनापति दोनों बोल सकते हैं, राजा और सेनापति। इसका क्या था, लिनियाडो, लिनियाडो। ठीक है, तो इसका जो राजा और सेनापति कौन था, यानी राजा भी था और सेनापति, राजा और सेनापति। ठीक है, इसकी सेना में कितने थे, मात्र 300 सिपाही थे, 300 सिपाही, इसकी सेना में मात्र 300 सिपाही थे। और इसने डटकर इन 300 सिपाहियों ने लगभग 2000 सैनिकों का सामना किया था, जो इनसे लड़ने आए थे यूनानी सैनिक। यूनानी राजा कौन था इसका, यूनानी राजा जो इनसे लड़ने आया था, यानी इस सभ्यता के विरुद्ध खड़ा हुआ था, वो क्या था, यूनानी राजा आपका कौन सा था, जगसीज। ठीक है, जगसीज था, यूनानी राजा जगसीज इस पे स्पार्टा सभ्यता पे जब आक्रमण करने आया था तो इनका राजा लिनियाडो जो सेनापति था उनका और भिड़ गया 300 सैनिकों के लेकर। अब इनकी जो स्पार्टा की सैन्य क्षमता थी, यानी स्पार्टा के जो सैनिक थे उनको बेसिकली शुरू से ही ऐसी शिक्षा दी जाती थी, यानी जब वो 2-4 साल के होते थे तभी से उनकी 5-6 साल के हुए और उनकी शिक्षा प्रारंभ होगी, तभी से 20-22 साल तक हो गए, तो आपकी निरंतर वो पर डे के हिसाब से यानी रोज के हिसाब से वार्म अप वर्क कराया जाएगा, सारी चीजें कराई जाएंगी। तो वहां पे क्या है, ये 300 सैनिक 2000 सिपाहियों पर भारी पड़े थे स्पार्टा की सभ्यता में। ठीक है, तो एक ओर से कौन लड़ रहा था, यूनानी शासक जगसीज, एक तरफ से कौन था, यूनानी शासक जगसीज, और दूसरी तरफ से कौन था, स्पार्टा का जो राजा था वो था आपका लिनियाडो, दूसरी तरफ से वो लड़ रहा था। लिनियाडो के पास 300 सैनिक थे जबकि जगसीज के पास 2000 सैन्य बल था, फिर भी वो बहुत डट के लड़े और अंत में लिनियाडो मारा गया। वो भी इस वजह से क्योंकि इसका यानी लिनियाडो का ही एक सैनिक ने विश्वासघात कर दिया था और वो जाके किससे लड़ गया, जगसीज से जाके भिड़ गया और उसने सारी अंदर की चीजें बता दी, तो इस वजह से ये भी सभ्यता खत्म हो गई। इसको खत्म किसने किया था, जगसीज ने किया था, इसको खत्म किसने किया था, जगसीज ने किया था। ठीक है, तो बाकी जो और छोटी छोटी और चीजें इसमें रहेंगी सभ्यता वगैरह में, तो वो आपकी जब विश्व का इतिहास आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ऐतिहासिक काल में क्या है। ठीक है, अभी तो ये सभ्यता चल रही थी, आदि ऐतिहासिक चल रहा था, अब हम देखेंगे ऐतिहासिक। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।